सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षा अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने खत्म कर लिया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के बहुविकल्पी अतलगुत्री राजन सीरीज के प्रश्न और पवन सीरीज के प्रश्न, दोनों ही सीरीज के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतलगुत्री क्वेश्चंस के क्लासेस को देख करके जाइए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1 में। जॉन गई के अनुसार दृश्य श्रव्य उपकरण क्या होते हैं? तो श्रव्य मतलब जिनको हम सुन भी सकते हैं, दृश्य मतलब जिनको देख भी सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ। ठीक है, इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है, वरन सिखाने के साधन है। जैसे टीचर्स को आपने देखा होगा स्कूलों में कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि टीचर्स को क्या मिला है, टैबलेट मिला। मुझे भी मिला दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक प्राइमरी टीचर हूँ, आप लोगों को पता है। तो मुझे भी स्कूल में मिला है। तो उसको किस लिए मिला है कि इससे बच्चों को हम पढ़ाएं जो चीजें, चूंकि अभी तो सरकार ने कोई सिम नहीं इशू किया है, ना तो अभी डाटा दिया है, तो इस वजह से उतना उपयोग उसका नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिया इसीलिए गया है कि उससे बच्चों को हम जो चीजें उनको नहीं समझ में आती है, कुछ चीजें उनको हम वो खोल करके, यानी कि उसको भी हम दिखाएं उसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, या श्रव्य दृश्य जो एक तरीके से ये उपकरण ही है जो यहाँ पर टैबलेट मिला है स्कूलों में। तो एक तरीके से श्रव्य दृश्य उपकरण के अंतर्गत ही वो आता है कि इससे जो शिक्षक है, जो चीजें बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, वो सिखाने के साधन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टेलीविजन, कंप्यूटर, इसके अलावा टैबलेट, ये सभी क्या है, श्रव्य दृश्य उपकरण है। और अगर दृश्य की केवल बात करें जिनको हम देख सकते हैं, तो ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, और केवल श्रव्य की अगर बात जिनको हम सुन सकते हैं, तो रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर होगा। एग्जाम में ये बहुत पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन है जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हीं बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। इस किसका कथन है? तो ये एडगर डेल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा? तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन है जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। वही चीज यहाँ पर भी एग्जाम्पल, जैसे कि टेलीविजन हुआ, इसके अलावा कंप्यूटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ये इसी तथ्य पर आधारित है कि जो बच्चे हैं, जो कुछ उन्होंने सीख लिया है, जो कुछ उनको ज्ञात है, इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित। जैसे बच्चों को हमने जोड़ सिखाया, घटाना सिखाया, उसके बाद हम गुणा सिखा रहे हैं। अब जब गुणा में 2 अंकों का गुणा बच्चे कर रहे हैं, जब 2 अंकों का गुणा कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें पता चल रहा है कि जोड़ना भी पड़ रहा है। तो आप देखिए, गुणा की प्रक्रिया में जो बच्चों ने पहले जोड़ की प्रक्रिया सीखी है वो काम आ रही है। तो जो पूर्व ज्ञान है उसका प्रयोग करके हम आगे की चीजों को सीखते हैं। यही है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 65 है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है? तो शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर या आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे उठ जाओ, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, या इस तरीके के शब्दों को बहुत ज्यादा कठिन या सख्त बच्चों के साथ नहीं होना है हमें। ठीक है, बल्कि छात्रों को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि स्कूल में आप बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, ये अपराध है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप छात्र अध्यापक हैं, छात्र अध्यापिका दोस्तों, क्योंकि अब आप शिक्षक बनने ही जा रहे हैं या बनने की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अपने आप को शिक्षक ही समझिए।
बच्चों के ऊपर आपको शारीरिक दंड या बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर हमें जोर देना है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और किस प्रकार से हम उनको सिखाएं। बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, प्रेषण, सूचना, संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना और शिक्षण सामग्री का उपयोग करना या सहायक शिक्षण सामग्री का टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्रों द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाना है। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए, यानी कि कक्षा में प्रश्न करने से क्या लाभ होता है। तो इस विधि का प्रयोग करने से कक्षा में छात्र सक्रिय, जैसे कि टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया है, अब वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक एक बच्चे को पर्टिकुलर खड़ा कर रहे हैं क्लास में, तो सारे बच्चे चौकन्ना रहेंगे कि कहीं हमसे ना सर या मैम प्रश्न पूछ ले। तो बच्चे क्लास में सक्रिय रहते हैं कि ध्यान से अगर सुनेंगे नहीं तो सर या मैम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अब 2019 के एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न है। इस विधि से छात्रों की समस्याओं और कठिनाई का भी निराकरण तुरंत हो जाता है, क्योंकि बच्चे तुरंत प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है। तो काठिन्य निवारण मतलब जो कठिन चीजें हैं बच्चों को नहीं समझ में आई हैं, उनको किस तरीके से शिक्षक फिर से उनकी कठिनता का निवारण करे, यही चीज है। तो व्याख्या कौशल का एक घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है। क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। गीत, कविता, जो बच्चों को क्लास में छोटे बच्चों को हम करवाते हैं, कहानी चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक, भ्रमण निरीक्षण, जो बच्चों को टूर लेकर के जाते हैं, पहेली, वार्तालाप, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 71 है, गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है। तो गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। यानी कि बच्चे को इतनी अच्छे से जो आपने ज्ञान दिया उसको समझ में आ गया है कि वह अपने जीवन में वो कभी भूल ही नहीं सकता। उसको अपने जीवन का उसने क्या बना लिया है, अंग बना लिया। कभी भी उससे वो प्रश्न पूछा जाएगा जो टीचर ने उसको सिखा दिया था, वो कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना। जैसे कि जिस बच्चे को 20 तक पहाड़े बचपन में लर्न हो गए वो कभी नहीं भूलता दोस्तों, वो बच्चा कभी भूलता ही नहीं है। जीवन में उसको हमेशा वो पहाड़े लर्न होते हैं क्योंकि उसको बचपन में जो चीजें सिखा दी जाती है। जैसे आपने भी सुना होगा किसी को कि संस्कार नहीं मिला है या ऐसे टीचर्स बोल देते हैं या कोई और बोल देता है। तो बचपन का मतलब जब बच्चों को सही आदतें, सही व्यवहार, सही संस्कार बचपन में मिलता है तो वो जीवन भर उनके साथ रहता है। ठीक है, तो दक्षता आधारित शिक्षण भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना और शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना, यही है दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आप सभी ने अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले पूरी चीज को बच्चों को दिखा दिया जाए। जैसे अगर फल के बारे में बताना है बच्चे को तो फल के बारे में ना बता के हम उसको पूरा पेड़ ही पहले बता दें कि ये पूरा का पूरा पेड़ है, ये उसकी जड़ है, ये उसका तना है, ये उसकी पत्तियां हैं और ये उसका फल है। तो इस तरीके से बच्चे को पूरी चीज का जब ज्ञान करा देंगे तो वो फल अपने आप में उसको समझ में आ जाएगा।
इसी प्रकार से जैसे शरीर के अंग हुए तो पहले पूरी बॉडी दिखा दी जाए, फिर उसको बताया जाए कहाँ पर आंख है, कहाँ पर नाक है, कहाँ पर कान है, कहाँ पे हाथ है, कहाँ पे पैर है, तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। विषय वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जाता है। शिक्षण प्रविधि मतलब किस विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्णन विधि के तरीके लिखिए। तो वर्णन हम चित्र और मॉडलों के द्वारा भी कर सकते हैं और भ्रमण द्वारा और करके या प्रयोग करके भी हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्याख्या विधि के लाभ बताइए। तो व्याख्यान विधि में देखिए, जटिल और दुरूह विषय का आसानी से हम क्या कर पाते हैं, और उसका ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान, इससे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, गणित में शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नाम उल्लेख करिए। तो सबसे पहले देखिए तीलियां हैं और नामोल्लेख भी करना और उनका उपयोग बताना। तो गिनती सिखाने में तीलियों का प्रयोग करते हैं हम, इसके अलावा जोड़ सिखाने में भी करते हैं, और गोलियों का प्रयोग जोड़ में, गुणा सिखाने में भी करते हैं, या बाकी या हासिल हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों का नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि है। ये सभी खेल पर आधारित शिक्षण विधियां हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। तो पहला है पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री की व्याख्या, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण और नियम निर्णय का समन्वयीकरण। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तम शिक्षण सामग्री या जिसे हम टीएलएम कहते हैं, सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए कि बिना लागत के प्राप्त सामग्री, जैसे हमारे आसपास के प्रकृति में जो हमारे पास एनवायरमेंट में जो चीजें हमें मिल रही है, जैसे कि कह सकते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां हुई, या फिर जो कंकड़ पत्थर है, उनका प्रयोग करके हम सहायक शिक्षण सामग्री बना सकते हैं। अल्प लागत की सामग्री, एक से अधिक विषयों में प्रयोग की जाए, ऐसा टीएलएम हम बनाएं और एक से अधिक पाठों में इसका प्रयोग कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। बालक की जैविकी परिपक्वता, वातावरण से सार्थक क्रियाएं, अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करना और लास्ट में है संतुलन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, पुनर्बलन कौशल से आपका क्या अभिप्राय। अब इसको आप सिंपल से समझ लीजिए ताकि आप आसानी से, अगर एग्जाम में आता है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो पुनर्बलन के बारे में आप क्या लिखेंगे। देखिए, जब कोई बच्चा कक्षा में अच्छा करता, अच्छा करने का मतलब आपने सवाल दिया, बच्चे ने लगा करके दिखा दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने बता दिया, ठीक है, यानी कि बच्चे को आपने जो भी चीजें पूछी अच्छे से उसने बता दिया, ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, आप उसको शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके आप उसका उत्साह वर्धन करते हैं। तो यही होता है पुनर्बलन, यानी कि आपने क्या किया, उसको पुनः बल दे दिया कि आगे जब बच्चा फिर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो फिर एक तरीके से खड़ा होकर के उत्तर देने के लिए पहले ही तैयार रहेगा। तो जब बच्चों को एक तरीके से, इसका मतलब होता है बच्चों को इनकरेज करना, ठीक है, ताकि वो पढ़ाई में अच्छा करें या और सब चीजों में अच्छा करें, एक तरीके से उद्दीपन का काम करता है। तो पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, शिक्षण की आगमन विधि से आप क्या समझते हैं। आगमन विधि का मतलब उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं। तो आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय, सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है।
संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो इसी को हम एक सामान्य नियम बनाकर स्वीकार कर लेते हैं और इसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं, यानी कि उदाहरण से हम नियम की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुस्तरीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। और खासकर ऐसे स्कूलों में बहुस्तरीय या बहुकक्षा पद्धति होती है जहां पर शिक्षकों की बहुत कमी होती है, जैसे कि 5 क्लास है और टीचर केवल एक ही है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां पर ये स्थिति है। चूंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूं तो मुझे ये चीज पता है, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ 2 ही टीचर हैं। तो ये स्थिति, चूंकि मेरे विद्यालय पे खुद 2 ही लोग हैं, तो स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऐसी स्थिति, चूंकि अब एक टीचर है या 2 ही टीचर है तो सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना पड़ेगा, वो मजबूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो शिक्षण के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य सबसे पहले हम देखेंगे, बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सिखाने के लिए या सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। यानी कि बच्चों को हम क्या करते हैं, जो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण मतलब पढ़ाना ही तो हुआ, कि बच्चों को किस तरीके से हम उपयोगी ज्ञान प्रदान करें जो उनके जीवन में काम आए और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तथा निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट के कालांश में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षक महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं और महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं, तो ये विशिष्ट उद्देश्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। तो प्रेषक, संदेश और ग्राही, यही 3 घटक होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानसिक क्षमता का विकास करना, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो ज्ञान प्राप्ति और सही भाषा तथा सही उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का नाम लिखिए। तो सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। तो अन्वेषण विधि का तात्पर्य शिक्षण की उस विधि से है जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि, क्योंकि यही से बालक करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रटने के बजाय सिखाने पर टीचर बल दें, सीखने को आनंददायी बनाएं, किस तरीके से कविता, कहानी, गीतों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास करें और ह्रास व अवरोधन को रोकें, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं उन कारणों का पता लगाएं और उनको रोकें। क्वेश्चन नंबर 96 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? जो कुछ विद्यार्थी जानते और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे कि चार्ट पेपर हुआ, ग्राफ हुआ, मानचित्र हुआ आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने और आकार आदि का ज्ञान इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षण के अंतर्गत वर्णन विधि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वर्णन विधि के अंतर्गत शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है वर्णन विषय वस्तु पर आधारित हो, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसी पर आधारित हो। सरल भाषा शैली सरल और स्पष्ट हो। वर्णन करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे समझ भी रहे हैं कि नहीं जो हम वर्णन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम लोग। व्याख्यान विधि के कोई 2 लाभ बताइए। तो सबसे पहला है स्वाध्याय की भावना का विकास,
दूसरा है इस विधि से बालक को पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है शिक्षण में स्पष्टीकरण विधि के कोई दो लाभ बताइए। तो पहला है क्रमबद्धता तथा तार्किकता और दूसरा है प्रत्येक पहलू तथा बिंदु का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं छात्र समूह में कार्य करके ही वास्तविक रूप से सीखते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो समूह चर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षण को अग्र बिंदु द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। आप कैसे सीखते हैं देखिए, चर्चा का विषय जो होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, समूहों का विभाजन छोटी छोटी इकाई में होना चाहिए, जैसे कि 5-5 बच्चों का या 3-3 बच्चों का आपने ग्रुप बना लिया। एक ही भाषा का प्रयोग करने से, हिंदी भाषा सारे बच्चे बोल रहे हैं तो हिंदी के बारे में ही सबको बोलना, हिंदी में ही सबको बोलना, ये नहीं कोई इंग्लिश में बोल रहा है कोई संस्कृत में बोल रहा है। चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 है रुचिपूर्ण शिक्षण की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, पहला है करके सीखने की विधि का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना, दूसरा है आनंददायक शिक्षण पद्धति अपनाना और तीसरा है बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं अपेक्षित अधिगम का निर्धारण क्यों किया जाता है। तो देखिए, विविध विषयों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना और तीसरा है शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 105 है नियोजित शिक्षण के लाभ बताइए। तो नियोजन का मतलब कि बच्चों को जब हम लेसन प्लान बनाने के बाद कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है। शिक्षण उद्देश्य पूर्ण होता है, श्रम और समय की बचत होती है, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज करने के बाद कक्षा में फिर हमें अगला क्या काम करना है, कॉपी चेक करनी है कि बोर्ड पे काम देना है कि क्या करना है। अधिगम क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो अगर बच्चे प्रश्न नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। तो इस प्रविधि के छात्र सक्रिय रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहते हैं तथा पाठ का विकास करने में सहायता मिलती है। इस कारण शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। 2023 में पूछे हुए प्रश्न है ये सभी। 2023 में देखिए बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें अध्यापक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, परस्पर विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान होता है संप्रेषण में। चैप्टर आपने पढ़ा जितना तो आपको पता ही है। यह द्विवादी यानी कि 2 वे प्रक्रिया, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला होता है और यह प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है। इसमें अनुभवों की साझेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को केंद्र बिंदु में रख करके ही शिक्षा दी जाती है और आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो श्रव्य साधन जिनको हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दृश्य साधन जिनको केवल देख सकते हैं, मानचित्र हुआ, चार्ट हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ और तीसरा श्रव्य दृश्य, इसमें कंप्यूटर, इसके अलावा टेलीविजन, ये सब चीजें आ जाती हैं। 2023 में सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से या हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 है अनुदेशन का क्या आशय है, स्पष्ट करिए। अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सिखाने वाला सीखने वाले को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाले उसे बिना किसी तर्क के स्वीकार करते हैं। इसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाले कम क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि शिक्षक ही बोलते रहते हैं, बच्चे केवल सुनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग प्रत्येक बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाएं और एक बार केंद्रित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 है प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नीकरण कौशल के 3 घटक है, प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण और तीसरा है वितरण। क्वेश्चन नंबर 115 है एलन और रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो 14। याद रखिएगा, ऑलरेडी मैंने बताया है वो विकल्पी प्रश्नों में कि 14 शिक्षण कौशलों को बताया है और देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो विज्ञान विषय के लिए प्रयोग प्रदर्शन, आप जैसे दिमाग में आएगा विज्ञान का मतलब ही प्रयोग होता है, तो बस आपके दिमाग में तुरंत ये चीज आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 है अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित करिए। तो प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में प्राप्त कर लें, यही है अपेक्षित अधिगम स्तर। 2023 के एग्जाम में देखिए सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण के 2 दोष लिखिए। तो अगर शिक्षक अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं तो छात्र निष्क्रिय भाव से सीखते हैं और शिक्षकों का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है, बच्चों की कोई सुनी नहीं जाती है। इसीलिए आज के समय की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों को खत्म कर लिया दोस्तों। यहाँ पर बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज कर लीजिए। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ और सारी की सारी क्लासेस ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट चाहे आप मैसेज करिए चाहे आप कॉल कर लीजिए और अपनी जो भी डाउट है उनको दूर कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की और सारे के सारे विषयों की क्लासेस की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और अगर आप ऐप से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां पर मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।